डांगी जी हैं। आइए जानते हैं इनसे थोड़े से आज का जो प्रोग्राम हो रहा है ओबीसी का लेके। भाई साहब भी ओबीसी से आते हैं, इनके इस बारे में जानकारी चाहेंगे कि ओबीसी एक अपने आप में बहुत बड़ी संख्या में है। आने वाले चुनाव में ओबीसी क्या अपना मत रखता है, किस प्रकार वोटिंग होगी, जानते हैं डांगी साहब से। देखिए, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में इस वक्त ओबीसी सबसे बड़ा अहम मसला और मुद्दा है। और राजस्थान में हर्षा यादव जी जो हमारे ओबीसी विभाग के अध्यक्ष हैं, एक बहुत ही बेहतरीन पहल उन्होंने की है। पूरा राजस्थान का कांग्रेस उनकी प्रशंसा कर रहा है। कार्यकर्ता यहाँ ओबीसी का आज एकत्रित हुआ है, कार्यकारिणी उनकी यहाँ आई है और आज जो ये कार्यालय का उद्घाटन है, मैं समझता हूँ कि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में आने वाले वक्त के अंदर जो ये ओबीसी अपना आगाज कर रही है, मैं यही कहना चाहूँगा इस मौके पे कि ओबीसी का बहुत बड़ा तबका इस बार कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार हुआ है। जहां देश की राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग को जो है लेने की कोशिश की अपनी तरफ, वो खुद ही रॉन्ग बॉक्स में आ गए हैं और उसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। खुशखबरी है, जो ओबीसी डिपार्टमेंट हमारा कांग्रेस का है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव जी हमारे बीच में हैं। प्रदेश के जो ओबीसी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं वो हर्षा यादव जी आज कार्यालय इन्होंने बनाया है, उस कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए कैप्टन साहब यहाँ पधारे हैं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते कैप्टन साहब का और हमारे प्रदेश के जो डिपार्टमेंट के ओबीसी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हर्षा यादव जी का स्वागत भी करना चाहूँगा और इनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इस डिपार्टमेंट की जब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हमने यादव साहब से करवाई, तो उसके बाद में जिस गति से हमारे हर्षा यादव जी ने जो काम किया है, टीम को जोड़ने का काम किया है और ओबीसी के लोगों की समस्याओं को सुन करके सरकार तक पहुंचाना, हम तक पहुंचाना और दिल्ली तक पहुंचाना, जो काम इन्होंने शुरुआत करके और गति दी है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब, किसान, ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी सबको साथ लेकर के चलती है, सबके कल्याण के लिए काम करती है। दिल्ली में, पूरे देश में कैप्टन साहब बहुत शानदार काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं और हम सब मिलकर के कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और तमाम हमारे जो कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं, उन सब के मार्गदर्शन में हम सब लोग प्रदेश में किस प्रकार से आम जन को हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, कैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊपर रहे, कैसे कार्यकर्ता पार्टी के लिए जुड़ करके किस प्रकार से काम करें और जो भी ओबीसी के लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को, उन मुद्दों को सरकार तक ला करके और उसको सोल्व कराना। और जो देश में मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी की सरकार है, वो जिस प्रकार से नारे तो ओबीसी की देती है, लेकिन ओबीसी के खिलाफ काम करती है, किसान वर्ग के खिलाफ काम करती है। आपने देखा होगा कि जब पहला एनडीए गवर्नमेंट बनी थी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, तब सबसे पहले अगर उन्होंने किसी के ऊपर हथौड़ा चलाने का काम किया, किसी के हितों को कुठाराघात पहुंचाने का काम किया, तो वो ये ओबीसी और किसान ही थे। जो भूमि अधिग्रहण कानून सर्वसम्मति से, जिसमें बीजेपी, एनडीए सब शामिल थे सहमति में, उसके बावजूद चंद उद्योगपति, पूंजीपति मित्रों को ज़मीन किसान की, ओबीसी के लोगों की देने के लिए उन्होंने उस कानून में छेड़छाड़ की और किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात करने वाले लोग आज उस बात पे बात नहीं करके, काम नहीं करके और केवल लोगों को बांटने का काम करते हैं, धर्म और मजहब और जातियों के आधार के ऊपर। अब की बार भी उन्होंने 3 काले कानून ला करके जिस प्रकार से ओबीसी के लोगों पे, किसान और गरीब के ऊपर उन्होंने जो कुठाराघात किया, जो जिस प्रकार से उन्होंने उनको प्रताड़ित किया, उनकी जो उपज है, जो दिन रात ज़मीन का सीना चीर करके वो पैदा करते हैं, लोगों का पेट पालते हैं, पूरे देश के लोगों का, उनकी उपज के ऊपर भी डाका डालने का एक षड्यंत्र किया, जो ओबीसी, कांग्रेस पार्टी, तमाम किसानों ने उसको कामयाब नहीं होने दिया।
और 15 महीने तक संघर्ष करके अपना हक वापस उन्होंने लिया। और एक तरफ हमारी कांग्रेस की सरकार है जो किसानों के लिए अलग से बजट लेकर के आ रही है, अलग से उसकी आमदनी, उसके जो 14,000 करोड़ के कर्जे हैं उसको माफ़ करने का काम किया है। अब किसान के बिजली के पूरे 2,000 यूनिट तक किसान के जो बिल है वो माफ़ करने का बजट में घोषणा की है, जो अभी चंद ही दिनों में लागू हो जाएगी। 100 यूनिट तक हर गरीब को, हर व्यक्ति को घरेलू बिजली में भी राहत प्रदान करने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि जो किसान के लिए जो कानून ला करके उसकी जो ज़मीन कुड़क करने का अधिकार था एक सीमा तक, उसको भी अब कुड़की हमारी सरकार नहीं होने दे रही है। और एक तरफ 700 किसानों की शहादत के बावजूद भी जो MSP जो राइट है किसान का वो मोदी सरकार नहीं दे रही है। तो साफ साफ बात स्पष्ट हो रही है कि जो मोदी सरकार है वो चंद उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसान के लिए, OBC के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए काम किया है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये हमारी जो जोड़ी है, कैप्टन साहब हैं, हरसाय जी हैं, और इनके साथ में जितने भी जिलों के अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश की कार्यकारिणी बन रही है, वो हम प्रदेश के सारे लोग मिलकर के OBC के लोगों के हितों की रक्षा करेंगे। हमारी सरकार से OBC के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभ मिले उसकी व्यवस्था करेंगे, और केंद्र की सरकार जो इनके हितों पे कुठाराघात कर रही है उनको हम लोग सबक सिखाएंगे, उनको विरोध करेंगे, और इस तानाशाह सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। और हम सब लोग मिलकर के, चूँकि हमारी सरकार की गुड गवर्नेंस शानदार है, फ्लैगशिप योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने एक से बढ़ कर के एक दी हैं, तो ऐसे में सब वर्गों का ध्यान दिया गया है। और OBC के लिए तो, किसान के लिए तो दरवाजे खोल दिए हमारी सरकार ने कि उसका इलाज फ्री होगा, 25 लाख रुपए तक का, 10 लाख का दुर्घटना बीमा भी दे दिया है, किसान का बिजली का बिल भी कृषि का 2,000 यूनिट तक माफ़ कर दिया है, 100 यूनिट उसको राहत दी है, फूड पैकेट भी दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि 19,000 करोड़ का पैकेज इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आम गरीब किसान को राहत देने के लिए, महंगाई से राहत देने के लिए किया है। ये ऐतिहासिक है। और अब आगे बढ़ करके राइट टू हेल्थ, यानी उसको प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसको गरीब को स्वास्थ्य का अधिकार होगा, और 1,000 रुपये कम से कम उसको पेंशन होगी। ये सारा का सारा जो काम करने का काम हमारी सरकार ने किया है, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं, और हम लोग 2023 में हमारी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, और 2024 में जो किसान विरोधी, OBC विरोधी, दलित विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी, छोटे व्यापारी विरोधी सरकार मोदी सरकार है उसको उखाड़ फेंके। देखिए, अमित शाह आज राजस्थान दौरे पे हैं, चुनावी मोड में हैं। कांग्रेस तो अभी आपसे मतभेद है, लेकिन वो चुनावी मोड में है। क्या कहेंगे इस दौरे को लेकर? आप समझिए कि वो तो हमेशा 5 साल चुनाव ही लड़ते हैं, और उनकी जो कोई योजना होती है वो सारी की सारी केंद्र में बैठे होने के बावजूद भी उनकी योजनाएं केवल चुनाव फोकस करने के लिए होती है। वोट कैसे ले, सत्ता पे काबिज कैसे रह सकें, या सत्ता कैसे हासिल कर सके। उनका फोकस OBC, दलित, किसान, माइनॉरिटी, पीड़ित, छोटे व्यापारी, स्टूडेंट, बेरोजगार, महंगाई, इसके ऊपर बिल्कुल उनका ध्यान में नहीं है। आप बताइए, आज वो भरतपुर आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी कल परसों आकर के गए थे, उन्होंने वर्चुअल वहाँ पर किया था। जो ERCP उन 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी है, जो पीने का और किसान का, OBC के लोगों का जो पीने और सिंचाई के पानी की व्यवस्था है, उसको वो लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं? तो वो गलतफहमी में जी रहे हैं कि हम ऐसे करके, हड़का करके, ED, CBI, इनकम टैक्स ला करके, और यूं घूम घाम के, बड़ी बड़ी गाड़ियां ला करके, बड़े बड़े केंद्र से मंत्री भेज करके, और ये मोहरे चेंज करके, और हम लोग सत्ता में आ जाएंगे। वो उनकी गलतफहमी। हमारा किसान, हमारा दलित, हमारा बेरोजगार, हमारा युवा, हमारी महिलाएं, सब के सब उसको दूर करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि 13 जिलों की ERCP की परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना देश के प्रधानमंत्री का 2 बार वादा अजमेर और जयपुर में करने के बावजूद नहीं किया है। मैं अमित शाह जी से ये मांग करता हूँ कि आप और प्रधानमंत्री जी, गजेंद्र सिंह जी जल संसाधन मंत्री हैं,
उसके बावजूद आप राजस्थान की राष्ट्रीय परियोजना इसको ERCP को क्यों नहीं घोषित कर रहे हो, इसका जवाब दे करके जाएं। ऐसे ठाली बोली बातें करने से कोई मतलब नहीं है। सब समझते हैं आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री जी को जब मुख्यमंत्री जी ने रेल की मांग की कि कुछ इलाके हैं जिसको जोड़ना चाहिए, आप मेरे मित्र हैं, आप पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, पहले के रेल मंत्रियों ने जो है भ्रष्टाचार किया, उनको थोड़ी बहुत अगर उनकी नैतिकता है तो उनको ये कहना चाहिए था कि चलो आज तक नहीं हुआ, ये आप मेरे मित्र हैं और राजस्थान के ही मंत्री हैं और राजस्थान के ही चेयरमैन हैं रेलवे के, तो मैं ये जो आपकी घोषणा करता हूँ। आप वहाँ आए, मानगढ़ में आए, आपने घोषणा नहीं की, मेरे मित्र हैं, मेरे वरिष्ठ हैं, इससे पेट भरता है क्या? पेट तो तब भरेगा जब उसको खाने के लिए अनाज दोगे, उसको नौकरी दोगे, उसकी कल्याण के लिए दोगे, उसका डेवलपमेंट करोगे, उसके बच्चे की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेगो, पीने के पानी दोगे, तब जा कर के हमारा काम होगा। ऐसे ठाली बोली बातों से थोड़ी होगा। तो ये तो भैया ये डराने पुचकाने आए हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। सब लोग समझ गए हैं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद होने के बाद में एक फूटी कोड़ी वो नहीं दे पाए और केवल 10-12 मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। एक ये राजेंद्र जी राठौड़ नहीं थे उस मुख्य धारा में, तो वो भी मुख्य धारा में 8 महीने के लिए आ गए। अब उनको ये सोचना चाहिए कि 7 बार जीतने के बाद में 8-7 महीने के लिए आपको बनाया, आपको कोई मुख्यमंत्री नहीं बना रहा, गलतफहमी है। तो ये इनके आपस में, हमारे कोई झगड़े नहीं हैं, इनके इतने झगड़े हैं। गजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र जी, अर्जुन मेघवाल जी, वसुंधरा जी, CP जोशी जी, सतीश पूनिया जी, इन सब के मुख्यमंत्री बनने के सपने हैं। देख लिया ना OBC की क्या दुर्गति की है, देखा नहीं कल परसों? नहीं समझा? जो आगे फ्रंट पे था उसको पीछे पीछे कर लिया। ये OBC का भला कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि OBC का अपमान कर लिया। अगर किसी ने OBC का, गरीब का, दलित का, किसान का अगर कोई फ़ायदा किया, उसके अच्छे के लिए सोचा, तो वो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब और अशोक गहलोत ये है। ये कभी भी OBC के भलाई करने वाले लोग नहीं हैं। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए देश से कि इन्होंने 700 किसानों की शहीद के शहादत के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, आप बताइए। MSP दे दी क्या? तो मैं समझता हूँ कि इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पछताने के अलावा कुछ भी नहीं है। इन्होंने 4.5 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया, न तो केंद्र की सरकार से कोई विशेष पैकेज पानी का दिलाया, ERCP को राष्ट्रीय परियोजना नहीं दिलाई, और कोई योजना नहीं लेकर के आए कि नोटबंदी। आप बताओ किसी का भला हुआ है क्या नोटबंदी से? आप में से, मीडिया में से भी 40% लोगों की नौकरियां चलेगी इस कोरोना और नोटबंदी के चक्कर में। चलिए, अब जो है मेरी बात में क्वेश्चन बाद में करता हूँ, मैं पहले अपनी 2 मिनट को ना हो रहा है, मुझे कहना दो। आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? पूरी प्रेक्षण हो रही है। देखिए ऐसा है, आज जो यहाँ पर हरसाय जी ने और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं दोस्तारा जी, आज यहाँ पर जो है उद्घाटन किया गया। और जहाँ तक OBC की बात है, ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ से हमारे PCC के अध्यक्ष भी पिछड़ा वर्ग से हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी पिछड़ा वर्ग से हैं, और सबसे ज़्यादा अगर भला किया है OBC का तो कांग्रेस पार्टी ने किया। 1992 में अगर मंडल कमीशन लागू किया किसी ने, तो कांग्रेस पार्टी ने किया। VP सिंह ने केवल घोषणा की थी और उनकी सरकार गिराने वाले यही सांप्रदायिक ताकतें जो BJP वाले उनकी सरकार गिराई थी। और 2006 के अंदर हायर एजुकेशन में अगर किसी को OBC को MBBS में, IIM में, IIT में अगर आरक्षण दिया, तो अर्जुन सिंह जी जब UPA सरकार में जब मंत्री थे और हमारी सोनिया गांधी जी हमारी चेयरपर्सन थी, उस वक्त किया गया था। और अभी जो हमारा उदयपुर संकल्प शिविर हुआ था, उसमें ये फैसला लिया गया था कि भारत जोड़ो यात्रा का की जाएगी, जिसमें राहुल गांधी जी ने यात्रा करी और पूरे देश में जब वो घूमे
तो उनको पता लगा कि ओबीसी जो है एक ऐसी ताकत है जिसके बगैर जो है कोई भी सरकार सत्ता में नहीं आ सकती है। और कांग्रेस ने अपने बहुत सारे संशोधन किए, मुख्य मुख्य संशोधन में 4-5 आपको बताऊंगा। और राहुल गांधी जी का जो ग्राफ है जो बढ़ा है उसको देखकर बीजेपी वाले बुखला गए हैं। और जिस तरीके से उनकी सदस्यता को ख़त्म किया है और जिस तरीके से जो उन्होंने प्रश्न हटाने के बारे में किए थे उसका जवाब नहीं मिला, तो एक षड्यंत्र के तहत उनकी सदस्यता ख़त्म करी। उनको जो है बाकायदा पहले खुद ही स्टे लेना, फिर स्टे को वापस लेना, मामला कोलार का सूरत में जाकर आप केस कर रहे हैं और उसके बाद जो है आप दोबारा से केस चलाते हैं, आपके हक का जज बैठ जाता है और आप जो है फैसला करवा देते हैं। और 23 मार्च को फैसला आता है, 24 को जो है आप उनकी सदस्यता ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो छलवा है, देखिए ओबीसी के 4 मेन बिंदु हैं। एक तो हमारी पार्टी का पहले स्टैंड क्लियर नहीं था। हमारी सोशल जस्टिस जो हमारी कमेटी थी जिसमें मुकुल वासनिक जी अध्यक्ष थे, ये फैसला लिया गया कि जो है जातीय जनगणना अगर 2024 में हमारी सरकार बनती है तो जातीय जनगणना कांग्रेस पार्टी करवाएगी, जिससे कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो आदमी की जो स्टेटस उसके बारे में पता चलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट हमारे पंचायती राज के आरक्षण को समाप्त कर रही है क्योंकि डाटा नहीं है। और जब तक डाटा नहीं होगा तो आरक्षण का जो हमारा जो 27% नहीं है, हमारा उससे अधिक हमारा हक बनता है। उसी तरीके से EWS को लाकर इन्होंने जो इंदिरा साहनी का जो केस था उसको जो है उसके विरुद्ध जाकर और EWS को दिया। हमें उसका स्वागत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी ने फैसला लिया है EWS के अंदर भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को स्थान दिया जाएगा। जो 33% आरक्षण की बात जो है महिलाओं को देने की बात है, उसमें ये फैसला लिया कि जब कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो हम SC, ST माइनॉरिटी और OBC के लोगों को भी उसमें उसी अनुपात में जगह दी जाएगी। और 50 और उनको MLA और विधायक और लोकसभा के अंदर उनको जो है पहले केवल था जनरल का, इसमें OBC ST को कर दिया। 50% जो हमारी पोस्टें हैं CW से लेकर और ब्लॉक लेवल तक उसमें 50% SC, ST, OBC माइनॉरिटी लोगों को दिया जाएगा। और इसके अलावा ये भी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत जी, उनसे मेरी बातचीत हुई थी दिल्ली में, तो मैंने उनसे आग्रह किया था OBC का अलग से डिपार्टमेंट बनाएं। उन्होंने इस बात के लिए जो उनके शशिकांत जी उनसे कहा था कि मुझे आप जाकर याद दिलाना और जो जाकर जो है इनका मामला किया जाए। और बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम अभी पब्लिक जब मीटिंग होगी उसमें बताएंगे। कहने का तात्पर्य यह है अगर OBC का कोई हितैषी है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो है पिछड़ों का, दलितों का और देश के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है OBC। आज हमारे भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। आपके झारखंड के अंदर आप देखिए जब 60% जब आप आगे आरक्षण के अंदर झारखंड और इसने छत्तीसगढ़ ने गवर्नर के पास 27% आरक्षण का लेके भेज रखा है, तो गवर्नर लिए बैठा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी से कि वो गवर्नर को क्यों नहीं आदेश देते कि भाई 27% आरक्षण हमारा पूरा करें। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में 27% था, वो 14% कर दिया। तो मुद्दे बहुत हैं जो कहने के, भाजपा का कहना और करना उसमें उनका दोहरा चेहरा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं कितनी बातें उन्होंने अपमानजनक जो टिप्पणियां करी हैं सोनिया जी पे, राहुल जी पे, देश के ऊपर करी कि कितना गंदा मुल्क है, इस गंदगी को कैसे साफ करूंगा, मैंने क्या कौन सा पाप किया था जो इस देश में पैदा हुआ हूँ। इसलिए जो है केवल बातों से बात बनने वाली नहीं है। तो हम लोग जो हैं हरसाई जी को मैंने एक बात कह दी है और तमाम जितने हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अगर मैं जिस पन्ने पे मेरी वोट है उसका प्रमुख कैप्टन अजीत सिंह होगा। जिस पन्ने के ऊपर हरसाई जी का वोट होगा वो उसके पन्ना प्रमुख होंगे। उसी प्रकार से जो हमारे PCC अध्यक्ष हैं, चाहे कोई बड़े से बड़ा नेता है, आज पन्ना प्रमुख उसको उस OBC को एक सिपाही की तरह काम करना पड़ेगा। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा दोस्तार जी को और हरसाई जी को, जो इन्होंने यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक हमारा काम पूरा किया है। और ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट OBC प्रेसिडेंट। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। इसके बाद आप पूछ लीजिए।
ओबीसी की महत्व राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा से पता लगी, इसको कैसे एस्टेब्लिश करेंगे कि ओबीसी का महत्व भारत जोड़ो यात्रा में ही पता लगा? देखिए, ऐसा होता है, राहुल जी एक उनके बारे में जो मीडिया ने जो एक लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर जो उनकी इमेज को डैमेज करने का काम किया था, भारत जोड़ो यात्रा में एक तुमको ये उन्होंने दिखा दिया कि उनके अंदर मादा है। 4000 किलोमीटर चले, रास्ते के अंदर उनको ओबीसी के लोग मिले, उन्हें जाति जनगणना की बात करी कि जाति जनगणना नहीं हो रही है, देश के साथ वो हो रहा है। उनके को जो फीडबैक मिला है उसके मुताबिक उन्होंने जो है ओबीसी को मत देने की बात करी। लेकिन डोटासरा जी ने कहा कि सत्ता के हिसाब से कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती है, और आप कह रहे हैं कि ओबीसी के जरिए ही सत्ता में आया जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है, ओबीसी को आप दरकिनार करके कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती, ये कहा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ओबीसी हैं, दोनों में से कौन महत्वपूर्ण ओबीसी है? इसका जवाब तो देखो, ये या तो अशोक गहलोत जी देंगे या देंगे, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। तो ये पार्टी का आंतरिक मामला है, इसके बारे में मैं कोई जवाब नहीं। राष्ट्रीय स्तर के नेता है साहब। अरे साहब, जो मैं ओबीसी का हरसाए जी अगर कोई ऐसा काम करते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, खड़गे जी हैं, दोस्तारा जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, पायलट जी हैं, वो उसकी बात सर जी, ये जो विवाद चल रहा है उससे कहीं पार्टी पर असर पड़ रहा है चुनावी समय में? विवाद है ही नहीं, विवाद है ही नहीं। जो भी बात है वो मिल बैठ के घर में हो जाएगी, कहीं कोई इस तरीके की बात है ही नहीं। हम सब एक हैं और हमारा सबका उद्देश्य एक ही है कि कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाना, कांग्रेस की रीति नीतियाँ और हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक मिले। और हम खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भी, राजस्थान में भी हम लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और वहाँ पर यूपीए की सरकार बनाएंगे। कहीं कोई विवाद नहीं है हमारे पास। देखिए, निश्चित रूप से जो पॉलिटिकल नियुक्तियां थी वो काफ़ी लेट हुई, तो इससे हमने सबक लिया है और अभी जो बची हुई है वो भी शीघ्र करेंगे और भविष्य में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। एक तरीके से रूल बनाया जाएगा कि सरकार बनने के 3 महीने यानी 6 महीने के अंदर अंदर तमाम पॉलिटिकल नियुक्तियां कर दी जाए, ऐसे हमारे आला कमान आज की तारीख में कह रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो देरियां हुई हैं तो उससे हमने एक सबक लिया और आगे से हम इसको ठीक करेंगे। जांच कर रही है गजेंद्र सिंह जी के खिलाफ, जमानत पे पुलिस अपना काम कर रही है, करेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डोटासरा जी, तो क्या सचिन पायलट ने जो मांग रखी हो क्या गैरवाजिब मांग? किसने रखी, किसने गैरवाजिब कही, किसने वाजिब कही? मुझे, मेरे सामने तो रखी नहीं सचिन पायलट जी ने। सबके सामने? किसके सामने? भाई, भाजपा की अगर कोई भ्रष्टाचारी सरकार है, रही है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार भ्रष्टाचारी थी, लोगों के काम नहीं कर रही थी, तभी तो कांग्रेस की सरकार आई है, तभी तो सरकार आई है ना। और हम अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए हम दोबारा जीतेंगे, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए इसमें। 19 तारीख को क्या सम्मेलन दोबारा शुरू होंगे जिला स्तर के? जो बिल्कुल हमने जो देखे तय कर लिया है, हम लोग 17-18 2 दिन तो हम 1-to-1 करेंगे 4-5 संभागों के MLAs का, जिसमें मंत्री और MLA रहेंगे। 19 तारीख को हम तमाम हमारे जिला अध्यक्ष, PCC मेंबर, AICC मेंबर, ऑफिस बियरर, हमारे मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, संगठन से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं उनके साथ, जो करीब 2-2.5 हज़ार के लगभग की संख्या बनती है, उनके साथ हम एक दिन की वर्कशॉप करेंगे आगे की रणनीति को लेकर के, संगठन को लेकर के, और सरकार जो अच्छी योजनाएं ला रही है, जो बचत राहत जो कैंप है उसको कैसे लोगों तक उस बचत को या उस सरकार की जो फ़ायदा देना चाहती है उसको हम लोग कैसे पहुंचाएं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर 20 तारीख को पुनः हम बाकी रहे जो संभाग हैं उनके MLA से 1-to-1 करेंगे। ये आज की तारीख में जयपुर वार रूम में होगी और उसका स्थान 19 तारीख वाली मीटिंग का आज हम फाइनल कर देंगे कि कहाँ हम करने जा रहे सबसे पहले तो मैं आज ओबीसी के कार्यालय के उद्घाटन के लिए कैप्टन साहब और डोटासरा जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं
कैप्टन साहब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओबीसी का, उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और ओबीसी के कार्यालय के शुभारंभ में आप यहाँ पधारे, उसके लिए सभी मीडिया को और सभी हमारे जो दोनों नेता हैं, हमारे जो लीडर हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इन्होंने मेरे पे जो विश्वास कायम करके जो मेरे को आशीर्वाद दे करके इस पद के ऊपर ओबीसी का जो पूरा राजस्थान का जुम्मा दिया है, उसके लिए भी मैं शीर्ष नेतृत्व को और हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है डोटासरा जी और मुख्यमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे को इसकी जिम्मेदारी देने के बाद में सितंबर से मैंने आपके इन नेताओं के निर्देश पे राजस्थान में पूरे जिला अध्यक्ष बना दिए, ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए, मंडल अध्यक्ष बना दिए और वार्ड अध्यक्ष बना दिए। और हम सब मिलकर के 23 के अंदर ओबीसी के सभी साथी लग करके इस बात का आज संकल्प लेंगे कि सरकारी की जो योजनाएं 24 तारीख से जो कैंप लगेंगे उनको सफल बनाएंगे, सरकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाएंगे। 23 में पुनः सरकार बने कांग्रेस की, इस प्रकार का आज संकल्प लेके पूरे राजस्थान का जो ओबीसी के हमारे साथी आए हुए हैं उस राजस्थान के निकलेंगे और घर घर जा करके सरकार की योजनाएं हैं जो शिविर लगेंगे, कैंप लगेंगे 24 तारीख को, आम आदमी तक उनको राहत पहुंचाएंगे ताकि उन योजनाओं का नीचे के स्तर तक भी जो लाभ मिले। 24 तारीख से जो हमारे ग्रामीण और शहरों के अंदर जो कैंप लगेंगे उनको सफल बनाएंगे। चुनाव के लिए कमर कस ली है पूरे ओबीसी विभाग ने। हम इस आज की इस शुभ अवसर पे इस बात का विश्वास दिलाते हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी, अब ओबीसी आपके निर्देश पे, आपके मार्गदर्शन से राजस्थान में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, हर सरकारी योजनाओं का पहुंचाएगी। और जिस प्रकार अभी कैप्टन साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। राहुल जी की यात्रा के बाद में बीजेपी बौखलाई हुई है, इन्होंने ऐसे काम किए हैं, हम इसको कभी पूरा नहीं होने देंगे। और पूरी सच्चाई जो है आम आदमी तक पहुंचाने का कार्य ओबीसी विभाग करेगा। 56% ओबीसी है, चाहे जाति जनगणना हो, चाहे 21% से 27% आरक्षण कराने का मामला हो, चाहे ओबीसी के जो भी हित के कार्य हैं हम हमारे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे और उनको पूरा करवाने का काम करेंगे। इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं। खुशखबरी है कि जो ओबीसी डिपार्टमेंट हमारा कांग्रेस का है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव जी हमारे बीच में हैं। प्रदेश के जो ओबीसी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं वो हर्षा यादव जी आज कार्यालय इन्होंने बनाया है, उस कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए कैप्टन साहब यहाँ पधारे हैं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते कैप्टन साहब का और हमारे प्रदेश के जो डिपार्टमेंट के ओबीसी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हर्षा यादव जी का स्वागत भी करना चाहूँगा और इनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इस डिपार्टमेंट की जब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हमने यादव साहब से करवाई तो उसके बाद में जिस गति से हमारे हर्षा यादव जी ने जो काम किया है, टीम को जोड़ने का काम किया है और ओबीसी के लोगों की समस्याओं को सुन करके सरकार तक पहुंचाना, हम तक पहुंचाना और दिल्ली तक पहुंचाना, जो काम इन्होंने शुरुआत करके और गति दी है उसके लिए मैं इनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब, किसान, ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी सबको साथ लेकर के चलती है, सबके कल्याण के लिए काम करती है। दिल्ली में, पूरे देश में कैप्टन साहब बहुत शानदार काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं और हम सब मिलकर के कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और तमाम हमारे जो कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं, उन सब के मार्गदर्शन में हम सब लोग प्रदेश में किस प्रकार से आम जन को हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, कैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊपर रहे, कैसे कार्यकर्ता पार्टी के लिए जुड़ कर के किस प्रकार से काम करें और जो भी ओबीसी के लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को, उन मुद्दों को सरकार तक ला करके और उसको सोल्व कराना। और जो देश में मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी की सरकार है, वो जिस प्रकार से नारे तो ओबीसी की देती है लेकिन ओबीसी के खिलाफ काम करती है, किसान वर्ग के खिलाफ काम करती है,
आपने देखा होगा कि जब पहला एनडीए गवर्नमेंट बनी थी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, तब सबसे पहले अगर उन्होंने किसी के ऊपर हथौड़ा चलाने का काम किया, किसी के हितों को कुठाराघात पहुंचाने का काम किया, तो वो ये ओबीसी और किसान ही थे जो भूमि अधिग्रहण कानून सर्वसम्मति से, जिसमें बीजेपी एनडीए सब शामिल थे सहमति में, उसके बावजूद चंद उद्योगपति पूंजीपति मित्रों को जमीन किसान की, ओबीसी के लोगों की देने के लिए उन्होंने उस कानून में छेड़छाड़ की और किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात करने वाले लोग आज उस बात पे बात नहीं करके, काम नहीं करके और केवल लोगों को बांटने का काम करते हैं धर्म और मजहब और जातियों के आधार के ऊपर। अब की बार भी उन्होंने 3 काले कानून ला करके जिस प्रकार से ओबीसी के लोगों पे, किसान और गरीब के ऊपर उन्होंने जो कुठाराघात किया, जो जिस प्रकार से उन्होंने उनको प्रताड़ित किया, उनकी जो उपज है, जो दिन रात ज़मीन का सीना चीर करके वो पैदा करते हैं, लोगों का पेट पालते हैं, पूरे देश के लोगों का, उनकी उपज के ऊपर भी डाका डालने का एक षड्यंत्र किया, जो ओबीसी, कांग्रेस पार्टी, तमाम किसानों ने उसको कामयाब नहीं होने दिया और 15 महीने तक संघर्ष करके अपना हक वापस उन्होंने लिया। और एक तरफ हमारी कांग्रेस की सरकार है जो किसानों के लिए अलग से बजट लेकर के आ रही है, अलग से उसकी आमदनी, उसके जो 14,000 करोड़ के कर्जे हैं उसको माफ़ करने का काम किया है। अब किसान के बिजली के पूरे 2,000 यूनिट तक किसान के जो बिल है वो माफ़ करने का बजट में घोषणा की है, जो अभी चंद ही दिनों में लागू हो जाएगी। 100 यूनिट तक हर गरीब को, हर व्यक्ति को घरेलू बिजली में भी राहत प्रदान करने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि जो किसान के लिए जो कानून ला करके उसकी जो ज़मीन कुड़क करने का अधिकार था एक सीमा तक, उसको भी अब कुड़की हमारी सरकार नहीं होने दे रही है। और एक तरफ 700 किसानों की शहादत के बावजूद भी जो एमएसपी, जो राइट है किसान का, वो मोदी सरकार नहीं दे रही है। तो साफ साफ बात स्पष्ट हो रही है कि जो मोदी सरकार है वो चंद उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा